नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अखिलेश यादव का मिशन 2027 शुरू हो गया है। सपा कांग्रेस गठबंधन बरकरार रहने वाला है तो जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। पश्चिमी यूपी पर सपा का खास फोकस है तो कोर वोट बैंक साधने में अखिलेश यादव जुट गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपनी रणनीति साफ कर दी है। दादरी के बाद अब मुजफ्फरनगर में जनसभा के जरिए वो पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण मजबूत करने की कोशिश में है। उनका फोकस साफ तौर पर बीजेपी को चुनौती देने और सत्ता में वापसी पर है। अखिलेश यादव ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव की तरह ही समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठबंधन 2027 में भी बरकरार रहेगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा और बीजेपी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि संख्या नहीं बल्कि जीतने की क्षमता अहम होगी। अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि टिकट वितरण में वही उम्मीदवार प्राथमिकता पाएंगे जिनकी जीत की संभावना अधिक होगी। 2024 में अपनाए गए इसी फॉर्मूले को 2027 में भी लागू करने की तैयारी है। हालांकि कांग्रेस इस फॉर्मूले से पूरी तरह सहमत होगी या नहीं, यह भी साफ नहीं है। अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव ने अहीर रेजिमेंट के गठन का समर्थन किया, जो लंबे समय से यादव समुदाय की मांग रही है। इसके अलावा महिला आरक्षण मुद्दे पर भी उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी पार्टी बिल के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के तरीके के विरोध में थी। वहीं मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में दिल्ली निवासी रोजी और मंसूर को गिरफ्तार किया गया है, जो खुद को सीबीआई और कस्टम अधिकारी बताकर लोगों को ठगते थे। तो पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक 20 से ज्यादा लोगों से करीब 5 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। सर्विलांस और शाहपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन, फर्जी आईडी कार्ड, पासबुक और चेकबुक समेत कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया। साथ ही करीब 2 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। इस पूरे मामले का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस गिरोह के जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। देखिए, साइबर का आजकल बहुत से फ्रॉड होते हैं, उसमें पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और हमारी जनपद मुजफ्फरनगर की टीम ने साइबर फ्रॉड पे बहुत से काम किए हैं। चाहे वो सिम बॉक्स बरामद करने का हो, आरआरयू बरामद करने का हो, या लोगों के साथ जो फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट के मामले में, या लोगों को कुछ ऐसा मैसेज भेज करके जिसमें करते हैं। एक नया तरह का एक और मामला सामने आज की डेट में जो आया हुआ है। इकरा नाम की एक महिला थी जो कि हुजूर नगर थाना शाहपुर की निवासिनी है। उन्होंने कंप्लेन किया कि उनको जो है सीबीआई ऑफिसर बन करके तथा कभी कभी कस्टम ऑफिसर बन करके कुछ लोग फ़ोन करते हैं और उनसे ब्लैकमेल करके 5 लाख रुपए ठग लिए हैं, जिस पर मेरे द्वारा एसपीआरए और सीओ बुढ़ाना तथा थानाध्यक्ष शाहपुर और सर्विलांस सिसोजी की टीम के द्वारा एक टीम बनाई गई। इस टीम ने फिर काम किया इस पर, तो 2 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम जो महिला है वो रोजी है और तथा दूसरा जो मंसूर अहमद नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है, जो कि दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। यद्यपि मंसूर अहमद जो मूलतः जो है बिजनौर का निवासी है, लेकिन दिल्ली में एस्टेब्लिश हो गया है तथा सैलून में काम करता है। और ये जो महिला है उसका पिता जो है टेलर का काम करता है। दोनों हाई स्कूल इंटर पास हैं। इन्होंने सीबीआई ऑफिसर और कस्टम ऑफिसर बन करके ब्लैकमेल करके पहले एक तरह से दोस्ती करते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, और उसके बाद उनको विभिन्न प्रकार की जो उनके बारे में जानकारियां जब प्राप्त कर लिया, उनकी लाइफ के बारे में, उनके स्रोत के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, तो जानबूझ करके जो है कि इस तरह से क्रिएट किया इन चीज़ों को कि एक सीबीआई ऑफिसर का जो प्रेशर बना करके उनसे फिर ब्लैकमेल करना शुरू किया। इस प्रकार से 5 लाख रुपए इनसे ठग लिए थे तथा एटीएम से ये लोग निकाल लेते थे। तो पुलिस टीम ने जो है विभिन्न प्रकार के कैमरों का इस्तेमाल करके इनको गिरफ्तार किया है। आज पूछताछ उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी किया है। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित विंडसर मार्केट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वकरा स्वाद नाम के एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास मौजूद लोग बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग बुझाई और आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग रेस्टोरेंट की चिमनी से शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे फैलकर पूरे किचन एरिया में फैल गई। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल पुलिस और फायर विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आग कैसे और किन परिस्थितियों में लगी।
वहीं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में स्थानीय निवासियों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला, जहां सैकड़ों लोगों ने मॉल में खुले शराब के ठेके के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं और बुजुर्गों का आरोप है कि इस ठेके की वजह से इलाके में असुरक्षा का माहौल बन गया है। उनका कहना है कि देर रात तक लोग गाड़ियों में बैठकर शराब पीते हैं और आने जाने वाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां भी कसते हैं। सेक्टर 36 RWA के अध्यक्ष अजय भाटी ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की है कि या तो इस ठेके का लाइसेंस निरस्त किया जाए या इसे किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाए। स्थानीय निवासियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। फिलहाल ये मामला प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है, जहां एक ओर राजस्व का सवाल है, वहीं दूसरी ओर लोगों की सुरक्षा और सुविधा का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। ये सेक्टर रिहायश के लिए बनाए गए हैं तो उन्हें रहने लायक रहने दिया जाए। और इसकी एंट्री गेट के अंदर से, ये देखिए आप, सेक्टर के अंदर से किसी भी सेक्टर में जो हमारा गेट सबसे ज्यादा चलता है, जिससे लोगों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, महिलाओं की, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो देर रात भी आती हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि रात को पी के उनको पता ही नहीं वो कर क्या रहे। वो यहाँ पे टॉयलेट भी करते हैं, पी के बोतलें भी फेंकते हैं, बदतमीजियां करी है महिलाओं के साथ। अब ये बताइए किस सेक्टर में है ये जो शराब का ठेका यहाँ खुला हुआ, अगर आप देखेंगे कि 100 मीटर की दूरी पे अस्पताल है, 200 मीटर की दूरी पे स्कूल है। स्कूल की सरकारी व्यवस्था, एक भी सरकारी स्कूल आसपास में आप देखें तो यहाँ सेक्टर के आसपास नहीं है, लेकिन शराब का ठेका ये पीछे खुल रहा है। 50-20 मीटर की दूरी पे घर है, बिल्कुल घर की चारदीवारी और शराब के ठेके की चारदीवारी मिली हुई है। ये शराब का ठेका यहाँ जल्दी से जल्दी निरस्त हो। ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये वाइन की शॉप खोली है, जब तक सेक्टर के लोगों को समस्या है। महिलाएं नौकरी पे आती है जाती है, टाइम बे टाइम, शाम के टाइम शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। तो हम चाहते हैं शासन प्रशासन से इसको कहीं और स्थानांतरित किया जाए या सेक्टर से बंद किया जाए। हमारी प्रशासन से यही मांग है। ये सेक्टर रिहायश के लिए बनाए। वहीं नोएडा के सेक्टर 49 स्थित डायमंड क्राउन बैंक्वेट हॉल में एक शादी समारोह के दौरान चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि सगाई समारोह के बीच एक शातिर चोर सूट बूट पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुआ और किसी को शक भी नहीं हुआ। इसी दौरान उसने लड़की पक्ष का करीब 5 लाख रुपए से भरा बैग पार कर दिया और मौके से फरार हो गया। घटना का खुलासा तब हुआ जब परिवार के लोगों ने बैग गायब देखा, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। इस पूरी वारदात की तस्वीरें बैंक्वेट हॉल में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपी की पहचान करने में जुटी है। सूचना मिलते ही थाना सेक्टर 49 पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है और CCTV फुटेज के जरिए जल्द ही आरोपी तक पहुंचने का दावा कर रही है। वहीं हापुड़ के नगर क्षेत्र के दस्तोई रोड पर रविवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एक ही बाइक पर 4 युवक सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी युवक सड़क पर गिर पड़े। हादसे में रियाजू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सोनू, गुलफाम और इजराइल गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना प्रभारी विनोद कुमार पांडे के अनुसार प्रथम दृष्टया हादसे की वजह तेज रफ्तार और बाइक पर 4 लोगों का सवार होना माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना ये हुई है, बाइक जो है ना आ रही थी आगे इधर से, उधर से आ रही थी स्विफ्ट कार DL नंबर, उसने गाड़ी वाले ने कट मारा इनके आगे। इनकी स्पीड बाइक की 100-120 थी, तो इनसे कंट्रोल नहीं हो पाई, वो खंबे में लगी जाके गाड़ी और ये चारों खेत में गिर गए। इनमें किसी की मौत नहीं हुई है? नहीं जी, हाँ, इनकी रियाजुद्दीन की। तो कहाँ पे घटना हुई थी? ये घटना हुई थी दादरी अंडरपास रेलवे के पास, दस्तोई रोड दादरी। घटना ये। वहीं मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक युवक के कथित धर्मांतरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि हरिद्वार निवासी राकेश शर्मा नाम का युवक पिछले कई वर्षों से गाँव में रहकर काम कर रहा था। आरोप है कि उसके साथ जबरन धर्मांतरण कराकर नमाज पढ़ाई गई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। SSP संजय कुमार वर्मा के अनुसार पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण माहौल है और पुलिस हालातों पर नजर बनाए हुए है। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में सामने आए कथित वीडियो कांड को लेकर अब नोएडा में भी विरोध तेज हो गया है। इस मामले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने नोएडा में प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई।
प्रदर्शनकारियों ने एकत्रित होकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक मार्च निकाला और ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है। लोगों का कहना है कि महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि मामले की जांच संबंधित एजेंसियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस घटना ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और क्या दोषियों को सख्त सजा मिल पाती है। वहीं ग्रेटर नोएडा के सैनी गांव में एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां मोक्ष धाम में लाइट की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों को अंधेरे में अंतिम संस्कार करने को मजबूर होना पड़ा। बताया जा रहा है कि गांव के लोग जब अंतिम संस्कार के लिए मोक्ष धाम पहुंचे तो वहां कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में मोबाइल और अन्य अस्थायी साधनों की मदद से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बुनियादी सुविधा है जिसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। ग्रामीणों ने प्राधिकरण से जल्द मोक्ष धाम में लाइट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और कब तक सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। वहीं गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी जसीम उर्फ छोटू को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक 11 अप्रैल को आरोपी ने बच्ची को टॉफी का लालच देकर अगवा किया और अपने कमरे पर ले जाकर दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को शालीमार गार्डन में एक कार के नीचे फेंक दिया था। 19 अप्रैल को स्वाट टीम को सूचना मिली कि आरोपी बंथला नहर कट के पास देखा गया है और पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जसीम घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस दौरान हेड कांस्टेबल अमित और इकबाल घायल हुए, जबकि कांस्टेबल मोहित शर्मा की जान बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचा ली। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार और चोरी की बाइक बरामद की है, जबकि फरार अपराधियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत 11 तारीख को टीला मोड़ क्षेत्र में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या का मामला प्रकाश में आया था। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस केस की छानबीन की गई थी। इसमें यह तथ्य प्रकाश में आया था कि जो लड़की का सगा मामा है जसीम उर्फ छोटू, उसी के द्वारा यह घटना कारित की गई थी। तत्काल उसे वांछित किया गया था और उसमें 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई थी। उसकी तलाश में लगातार स्वाट टीम क्राइम ब्रांच लगी हुई थी। आज मुखबिर खास से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि टीला मोड़ क्षेत्र में ये अपने कुछ साथियों के साथ देखा गया है। उसी को पकड़ने के उद्देश्य से अलग अलग जगहों पे बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर चेकिंग का अभियान चलाया गया था। इसी क्रम में बंथला नहर कट के पास में वो पुलिस टीम को आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो पुलिस टीम को देखते हुए रुकता नहीं है और पुलिस टीम पर फायरिंग कर देता है। बदले में आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की जाती है, जिसमें जसीम उर्फ छोटू को गोली लगी है। तत्काल उसे इलाज हेतु पास के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इसके अन्य 2 साथी यहां पर भागने में सफल हुए। हमारी टीम के भी 2 कांस्टेबल्स घायल हुए, जिनको तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से कुछ अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसका पहले का आपराधिक इतिहास भी रहा है। यह मूलतः मुजफ्फरनगर क्षेत्र का रहने वाला है। इस पूरी सराहनीय कार्य के लिए स्वाट टीम को 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई। वहीं गाजियाबाद में महाराष्ट्र के नासिक से जुड़े कथित धर्मांतरण मामले को लेकर विरोध तेज हो गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर में मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नासिक की एक कंपनी में हिंदू महिला कर्मचारियों पर कथित रूप से दबाव बनाकर धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। इस मामले में कंपनी की HR से जुड़ी एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद यह मुद्दा और गर्मा गया है। कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सख्त कानून बनाने की अपील की। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है। हालांकि इन आरोपों की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है और पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर सियासी और सामाजिक माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां अंकुर विहार थाना क्षेत्र के डाबर तालाब कॉलोनी में एक 6 वर्षीय बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में डूब गया। बच्चे की पहचान आतिफ के रूप में हुई है, जो घर के पास खेल रहा था। परिजनों के मुताबिक जब बच्चा काफी देर तक घर नहीं लौटा तो तलाश शुरू की गई। इसी दौरान जानकारी मिली कि वो तालाब के किनारे अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था और अचानक गहरे पानी में चला गया। मौके पर पहुंचने पर तालाब किनारे बच्चे की चप्पलें मिली,
जिससे उसके डूबने की आशंका और पुख्ता हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जेसीबी मशीन की सहायता से तालाब के आसपास की झाड़ियों और मिट्टी हटाकर तलाश तेज की जा रही है। फिलहाल बच्चे की खोज जारी है और इलाके में तनाव और चिंता का माहौल बना हुआ है। छठे साल पूरे हो गए, 7 बजे चल रहा है। किस समय घर से निकला था? समय में निकला 5 बजे, खाना खिलाया मैंने, 5:30 के करीब निकल गया। दूध की थैली देके घर पर। कौन सी कॉलोनी में रहते हो आप? ये पीछे ये डाबर तालाब में। तो यहाँ से जब किस टाइम निकले थे बच्चे? 5:30 बजे करीब। बच्चे की नाम क्या है बच्चे का? आतिफ। आतिफ। उम्र? छठे साल पास हुआ, 7 बजे चल रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? क्लास में तो पढ़ाने भी नाम लिखवाया था। अच्छा, नाम लिखवाया था अभी। तो आपको कैसे पता चला फिर यहाँ तालाब में गिरने का? यहाँ कैमरे लगे हुए हैं ना साइडों में। तो देखा था आपने निकलता हुआ बच्चा इधर जाता हुआ? कैमरे इन्होंने बताया बंदे खराब हुए पड़े, तो उन्होंने बताया था फोटो दिखाओ। तो बच्चों ने बताया हाँ, पतंग के चक्कर में यहाँ पर। तो यहाँ आपको कुछ मिला बच्चे का? चप्पल मिली थी बाहर, तालाब के बाहर इसके। तो आपने सूचना किस समय दी थी पुलिस को? सूचना अभी देते 1-1.5 घंटे पहले देते। छठे साल। वहीं नोएडा पुलिस को श्रमिक आंदोलन से जुड़ी हिंसा के मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। मुख्य आरोपी आदित्य आनंद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 2 अन्य अभियुक्तों हिमांशु ठाकुर और सत्यम वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर 13 अप्रैल को हुई हिंसक घटना में साजिश रचने और उसे फैलाने का आरोप है। इस संबंध में थाना फेज 2 में पहले से ही मुकदमा दर्ज था। जांच के दौरान पता चला कि हिमांशु ठाकुर दिल्ली के शालीमार बाग क्षेत्र का निवासी है, जबकि सत्यम वर्मा लखनऊ का रहने वाला है। दोनों मजदूर बिगुल दस्ता नामक संगठन के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार हिंसा के दौरान हिमांशु लगातार मुख्य आरोपी आदित्य आनंद के संपर्क में था और घटनाओं को भड़काने में उसकी भूमिका सामने आई है। 13 अप्रैल की घटना के बाद से ही नोएडा पुलिस इन दोनों की तलाश में जुटी हुई थी। लगातार प्रयासों और सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि अन्य संभावित आरोपियों और साजिश के पहलुओं का भी खुलासा हो सके। वहीं मुजफ्फरनगर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएसपी संजय वर्मा ने कड़ा कदम उठाया है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। रिश्वतखोरी के आरोपों में थाना प्रभारी पवन चौधरी सहित 2 सिपाहियों अनीश और नवीन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। ये मामला तब सामने आया जब साजिदा नाम की एक महिला ने ऑडियो और वीडियो वायरल कर पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। महिला का आरोप है कि उससे 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। मामला सार्वजनिक होते ही एसएसपी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच कराई और आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए यह सख्त कार्रवाई की। एसएसपी संजय वर्मा ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस कदम को पुलिस विभाग ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम माना है। वहीं थाना भवन क्षेत्र के मोहल्ला नबीपुरा में कूड़े के अंबार ने स्थानीय लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। गली के नुक्कड़ पर लंबे समय से जमा कचरे के कारण बदबू और गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आसपास के लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का घरों से निकलना तक दूभर हो गया है। मोहल्ला निवासी ऋषिपाल का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार वार्ड सभासद और नगर पंचायत को शिकायत दी जा चुकी है। उन्होंने मौके की स्थिति भी जिम्मेदारों को दिखाई, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रही है। क्षेत्रवासियों के अनुसार एक ही स्थान पर लगातार कूड़ा डाले जाने से गंदगी फैल रही है और वातावरण दूषित हो चुका है। इससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्थिति ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। लोगों का कहना है कि जब सफाई कर्मचारियों से शिकायत की जाती है तो वो नगर पंचायत में शिकायत करने की बात कहकर जिम्मेदारी टाल देते हैं। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय निवासियों ने नगर पंचायत से जल्द सफाई कराने, नियमित व्यवस्था लागू करने और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रेटर नोएडा की रेजिडेंसिया सोसाइटी में देर रात एक फ्लैट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में फ्लैट का पूरा सामान जलकर राख हो गया। घटना के समय सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि नियमित मेंटेनेंस के दावों के बावजूद सोसाइटी का फायर सिस्टम मौके पर फेल हो गया। आग बुझाने के शुरुआती प्रयास नाकाम रहे, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके साथ ही पानी के टावर में कमी होने के कारण राहत कार्य में और भी दिक्कतें आई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक फ्लैट का काफी नुकसान हो चुका था। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस घटना के बाद सोसाइटी के निवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने बिल्डर और मेंटेनेंस टीम पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अगर फायर सिस्टम सही तरीके से काम करता तो नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था। देखिए 12:40 पे फायर सर्विस यूनिट को एमडीटी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि
ला रेसिडेंसिया एक सोसाइटी है, इसके 12वें मंजिल पे आग लग गई है। ये थाना बिसरक क्षेत्र में आता है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ पे 3 गाड़ियाँ भेजी है। यहाँ आके देखा गया कि जो ये 12वीं मंजिल पे आग लगी थी, ये एसी के कंप्रेसर फटने की वजह से लगी थी। हमारे कर्मचारियों ने 12th फ्लोर तक डिलीवरी होस बिछाया है और आग को पूर्णतः बुझा दिया है। इसमें कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं है। और देखिए 12:40 पे फायर सर्विस यूनिट को एमडीटी के माध्यम से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।